तो ठीक है बच्चों, हम लोग विकारी शब्दों पर हैं। विकारी शब्द किसे कहते हैं आप लोग को पता चला कि विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनका रूप बदलता है, किसके अनुसार? लिंग, वचन और कारक काल के अनुसार इनका रूप बदलता है, इसलिए हम लोगों ने इन्हें क्या नाम दिया है? विकारी शब्द। अब विकारी शब्द भी 4 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के विकारी शब्द 4 प्रकार के हैं। नंबर 1 संज्ञा। नंबर 1 संज्ञा, जिसे हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। दूसरा है सर्वनाम, इसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन। तीसरा है विशेषण, जिसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। उसी तरह से अंतिम है क्रिया, जिसे क्या कहते हैं? वर्ब। तो इस तरह से विकारी शब्द कितने प्रकार के हैं बच्चों? 4 प्रकार के हैं। मतलब संज्ञा का भी रूप बदलता है, सर्वनाम का भी रूप बदलता है, विशेषण का भी रूप बदलता है और क्रिया का भी रूप लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार बदलता है। इसलिए इन चारों को हम कौन से शब्द कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। तो विकारी शब्द कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं वो? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अंत में क्या है? क्रिया, जिसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और अंत में क्या है? वर्ब। तो संज्ञा तो आप लोगों को पता है, किसी वस्तु, स्थान, भाव, व्यक्ति आदि के नाम ही क्या होते हैं? आदि के नाम ही क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। आदि के नाम ही क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। जैसे हम बताए राम, कुत्ता, उसी तरह से कलम आदि, ये उदाहरण है। ठीक है बच्चों, किसी वस्तु, स्थान, भाव, व्यक्ति आदि के नाम ही क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। तो यहाँ पर मैंने वस्तु का तो उदाहरण दिया कलम, ठीक है, व्यक्ति का उदाहरण दिया राम, उसी तरह से कुत्ता मतलब यहाँ पर जो एक तरह से प्राणी का नाम है। उसी तरह से भाव का यहाँ पर नहीं दिया मैंने। भाव मतलब जो है अगर हम कह सकते हैं कि मित्रता एक तरह से फ्रेंडशिप, ये एक भाव है या नहीं? तो इस तरह से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नामों को ही क्या कहते हैं हम? आदि के नामों को ही हम संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया मैंने राम, कुत्ता, कलम, मित्रता आदि। समझ में आया आप लोग को? अब नाउन के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, प्रोनाउन की ओर बढ़ रहे हैं। तो प्रोनाउन क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द। मतलब हम राम अच्छा लड़का है, राम हर दिन विद्यालय जाता है, राम भोजन करता है, राम सोता है, बार बार राम 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 संज्ञा 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 कहेंगे तो भाषा में अच्छा नहीं लगता, लिखते समय भी जो एक तरह से ऑड लगता है। तो इसीलिए संज्ञा की पुनरावृत्ति, टू स्टॉप द रिपीटेशन ऑफ नाउन, इंस्टेड ऑफ नाउन व्हाट वी यूज? सर्वनाम। ठीक है, तो सर्वनामों का प्रयोग हम क्यों करते हैं? संज्ञा की पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब है रिपीटेशन को रोकने के लिए ही हम किसका प्रयोग करते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द है। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? सर्वनाम।
जैसे उदाहरण में दे रहा हूं यहां पर, आप लोग को भी पता है, मैं, यह, आप, खुद, खुद, तू, तुम, वे, आदि। आदि शब्द क्या होंगे? एक तरह से ये सर्वनाम शब्द है। तो आप लोग को पता चला अब विकारी शब्दों में अभी तक हमने संज्ञा के बारे में जानकारी ली कि संज्ञा किसे कहते हैं और उसके उदाहरण भी देखे। उसके बाद जो है हमने देखा सर्वनाम क्या है, सर्वनाम के बारे में भी, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द है ये। टू स्टॉप द रिपीटेशन ऑफ नाउन हम लोग क्या यूज करते हैं? एक तरह से प्रोनाउन का यूज करते हैं, प्रोनाउन को यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने उदाहरण दिया आप लोग के लिए, मैं, यह, आप, खुद, तू, तुम, वे, आदि। इन शब्दों को हम क्या कहेंगे? यहाँ पर सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। संज्ञा सर्वनाम के बाद हम लोग मुख्य रूप से किसी व्यक्ति या किसी भी प्राणी या संज्ञा या सर्वनाम की, है ना, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता तो डिस्क्राइब करने के लिए, नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनामों की विशेषता बताने वाले शब्द, जैसे राम अच्छा है, राम अच्छा है, हिमालय बड़ा है, पेड़ हरा है, आकाश नीला है, आदि। इस तरह से हम विशेषण के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। तो विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनामों की विशेषता बताने वाले शब्द। जैसे मैंने यहाँ पर अच्छा लिखा है, तो अच्छा, राम अच्छा लड़का है, तो कौन अच्छा लड़का है? राम। तो राम एक तरह से क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा की स्पेशलिटी, संज्ञा को डिस्क्राइब किया जा रहा है, तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को ही हम क्या नाम देते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। तो उसके उदाहरण मैंने लिखे, अच्छा, बड़ा, हाँ, यहाँ पर हरा, हरा, नीला, आदि। उसी तरह से अब अंत में हम जा रहे हैं कि हाँ, तो ध्यान रखना है समय का, हाँ, समय के लिए नहीं, यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है किसी कार्य होने का या कोई कार्य होने का, कोई काम के होने का बोध जो कराते हैं, वर्क, कोई वर्क होने का जो बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। कोई काम होने का बोध कराने वाले शब्द क्या होते हैं बच्चों? क्रिया। ध्यान रखिए, कोई काम होने का बोध कराने वाले शब्द या किसी काम होने के बोध कराने वाले शब्द को ही हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए यहां पर लिखेंगे, जैसे आना, खाना, खाना, लिखना, सोना, आदि। ये सारे शब्द किसका बोध करा रहे बेटा? कोई ना कोई जो है काम होने का बोध करा रहे, कोई ना कोई वर्क होने के बारे में हमें जानकारी दे रहे। जैसे आना, खाना, लिखना, सोना, आदि। ऐसे शब्द जो है हमें कोई काम होने का बोध कराते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार से विकारी शब्द कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। पहला कौन सा प्रकार है? संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, और अंत में कौन सा है? क्रिया। तो अब आप लोग को एक एक करके इनकी जानकारी पता चली है। तो बच्चों, अभी तक हमने
शब्दों के प्रकार, दो प्रकार होते हैं, इसके बारे में जानकारी ली, विकारी और अविकारी। विकारी के बारे में अभी तक हम लोगों ने जानकारी ली। विकारी के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, अब अविकारी शब्द किसे कहते हैं? ये दो शब्दों से मिलकर बना है, अ प्लस विकारी। अ का अर्थ होता है बिना, और यहां पर परिवर्तन। तो बिना परिवर्तन वाले शब्द मतलब वे शब्द जिनका कोई परिवर्तन नहीं होता या जिनमें कोई बदलाव नहीं आता, ऐसे शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। तो यहां पर हम परिभाषा देखेंगे। पहले परिभाषा, वे शब्द जो लिंग वचन कारक या काल के अनुसार, वे शब्द जो लिंग वचन कारक या काल के अनुसार अपना रूप नहीं बदलते, उन्हें क्या कहेंगे हम? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द कहते हैं। तो आपको विकारी शब्द की जानकारी दी गई। विकारी शब्दों में हमने क्या जाना था बच्चों? विकारी शब्द वे होते हैं जो लिंग वचन कारक या काल के अनुसार अपना क्या बदल लेते हैं? रूप बदल लेते हैं। तो इसीलिए अब यहाँ पर हम जब अविकारी के पास आ रहे हैं तो हमें क्या पता चल रहा है कि अविकारी शब्द वे शब्द जो लिंग वचन कारक या काल के अनुसार अपना रूप नहीं बदलते। ये वर्ड इंपॉर्टेंट यहाँ पर कि इनका रूप नहीं बदलता, किसके अनुसार? लिंग वचन कारक के अनुसार। जैसे हमने विकारी शब्दों में उदाहरण आपको बताया था मैंने कि लड़का वचन बदलने पर लड़के बनता है, लड़का लिंग बदलने पर लड़की बनता है। तो वहाँ पर वो चेंजेस आने के कारण उनको हमने विकारी कहा। लेकिन यहाँ पर ये ऐसे शब्द है, अविकारी शब्द ऐसे शब्द हैं जिनका जिन शब्दों पर लिंग वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब यहाँ पर उदाहरण देखने से आपको जानकारी हो जाएगी। उदाहरण देखते हैं, देखिए। अब मैंने यहां पर लिखा आपको हमेशा, यह शब्द लिखा। इसका वचन बदलेंगे क्या? नहीं बदलेंगे। इसका अगर जो है बहुवचन में भी क्या होगा? ये हमेशा ही रहेगा। उसी तरह से हमेशा का हम कोई लिंग बदल सकते हैं क्या? नहीं बदल सकते। ये भी हमेशा ही रहेगा। इसका कोई लिंग नहीं बदलेंगे, हम हमेशी नहीं कहेंगे, हमेशो नहीं कहेंगे। उसी तरह से कारक जोड़ने पर भी यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं आता, ये हमेशा ही रहेगा यह शब्द। तो इस तरह से यहाँ पर जो मैंने हमेशा शब्द लिखा है, ये हमेशा शब्द एक तरह से कैसा माना जाएगा बच्चों? अविकारी शब्द, क्योंकि इस पर लिंग वचन कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव इफेक्ट नहीं पड़ता और लिंग वचन कारक के अनुसार इनका रूप, इनका जो है चेंजेस, नो चेंजेस, तो इसलिए इन शब्दों को हमने क्या कहा? अविकारी। अविकारी मतलब those who are not changes according to what? जो है सिंगुलर टू प्लूरल बदलते समय, या जो है जेंडर चेंज करते समय, या फिर जो है विभक्तियाँ जोड़ते समय इनका कोई रूप
नहीं बदलता, इसलिए इनको हमने क्या नाम दिया, अविकारी शब्द कहा है। जैसा कि हमने देखा विकारी शब्द कितने प्रकार के थे बच्चों, 4 प्रकार के थे। विकारी शब्द कौन कौन से थे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। उसी प्रकार से अविकारी शब्द भी कितने प्रकार के हैं यहाँ पर, तो मुख्य रूप से तो 4 हैं, लेकिन आजकल 5 बताए जा रहे हैं। तो अविकारी शब्द कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार के हैं, 5 प्रकार हैं। तो इन्हीं को हम देख रहे हैं यहाँ पर। पहले वाला है क्रिया विशेषण। पहले वाला क्या है, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जिसे हम कहते हैं एडवर्ब। दूसरा है संबंध बोधक, इंटरजंक्शन ध्यान रखना है। उसके बाद तीसरा है समुच्चय बोधक, इसे कहते हैं कंजंक्शंस। और अंतिम है विस्मयादि बोधक, और ये है एक्सक्लेमेटरी जो फॉर्म्स होते हैं, जिसमें हम लोग अब जानकारी लेंगे। तो ध्यान देने की बात, अविकारी शब्द कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार के हैं। सबसे पहले क्रिया विशेषण, दूसरा हमने क्या देखा है, संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, और अंतिम है यहाँ पर विस्मयादि बोधक। और एक मैंने बताया है, इसको हम इनको पहले समाप्त करें और बाद में इसके बारे में हम जानकारी, जो 5वां है उसकी भी जानकारी लेंगे हम। तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, जैसे विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की, नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स जो है एडजेक्टिव होते हैं, उसी प्रकार से वर्ब को डिस्क्राइब करने वाले जो वर्ड्स होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, एडवर्ब कहते हैं। उन्हीं को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, जैसे ध्यान दीजिए यहां पर, हाथी धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे यहां पर। उस तरह के अन्य उदाहरण क्या देखेंगे हम, आज हमेशा, उसी तरह से कम ज़्यादा, यहाँ, उसके बाद उत्तरी दिशा, आदि यहाँ पर। तो ये सारे उदाहरण किससे संबंधित है बच्चों, यह क्रिया विशेषण से संबंधित है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द ही क्या होते हैं, क्रिया विशेषण। जैसे यहाँ पर मैंने हाथी धीरे धीरे चलता है, तो यहाँ पर धीरे धीरे शब्द जो है क्या है, एक तरह से क्रिया विशेषण। उसी तरह से मैं आज आऊँगा, तो कब आऊँगा, मैं आज आऊँगा। तो हमेशा बारिश होती है, तो बारिश कैसे होती है, हमेशा होती है। कम बोलो, कैसे बोलो, कम बोलो। ज़्यादा मत खाना, मतलब खाने की क्रिया कैसी हो रही है, ज़्यादा हो रही है यहाँ पर, तो मत खाने की बात हो रही है यहाँ पर। यहाँ बैठो, तो स्थान की ओर जो है यहाँ बैठो। इस तरह से उत्तरी दिशा में हिमालय है, तो दिशा की बात हो रही है यहाँ पर। तो इस प्रकार से क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण कहते हैं। उसके उदाहरण हमने देखे।
उसके बाद संबंध बोधक के बारे में आते हैं हम। संज्ञा या सर्वनाम का, संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर, संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताने वाले शब्द संबंध बोधक होते हैं। उदाहरण के लिए यहां पर मैं दे रहा हूं, ध्यान दीजिए। उदाहरण क्या होगा? राजा महल के अंदर बैठा है। तो यहां पर के अंदर, तो मुझे बताइए मैंने परिभाषा क्या दी है यहां पर? संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ, अनदर वर्ड्स के साथ उसका रिलेशन जो है वहां पर स्थापित करने के लिए बताने वाले शब्द ही कौन से होते हैं? ये संबंध बोधक होते हैं। उदाहरण के लिए राजा महल के अंदर, महल यहाँ पर संज्ञा है और इसके बाद आ गया ये शब्द है, और उसका संबंध किसके साथ है? यहाँ पर क्रिया शब्द से है। तो इसीलिए यहाँ पर के अंदर शब्द क्या होगा? एक तरह से संबंध बोधक होगा बच्चों। उसी तरह से अन्य उदाहरण देखेंगे तो के नीचे, के ऊपर आदि। ठीक है, तो अब आगे बढ़ रहे हैं हम समुच्चय बोधक के पास। तो समुच्चय बोधक किसे कहते हैं इसके बारे में भी तो ध्यान रखिए। एक वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ, या एक वाक्यांश का दूसरे वाक्यांश के साथ, एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस के साथ, या एक जो है फ्रेजेस का दूसरे फ्रेजेस के साथ, जो फ्रेजेस नहीं क्लाउज के साथ, ठीक है ना, सब क्लाउज के साथ दूसरे सब क्लास का जो रिलेशन दिखाने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक कहते हैं। तो ध्यान रखें, एक वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ संबंध जोड़ने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या होंगे? समुच्चय बोधक। जैसे राम आया और सो गया। तो यहां पर और क्या है? एक तरह से संबंध बोधक है, ध्यान रखना है। और क्या है यहाँ पर? संबंध बोधक है। इसी तरह से अन्य उदाहरण भी देख सकते हैं हम, अथवा, किंतु, जैसा हमने देखा है, परंतु, या, इसलिए आदि। ये सारे शब्द क्या है बच्चों? संबंध बोधक है। अभी तक हमने अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक शब्द कौन से हैं इसकी जानकारी ले चुके थे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, विस्मय आदि बोधक शब्द कौन से हैं। तो विस्मय आदि बोधक वे शब्द होते हैं जिनसे विस्मय यानी हमारे लिए जो है डर, ओके। उसी तरह से हर्ष, खुशी, आश्चर्य या तो सरप्राइज, शॉक, घृणा मतलब तिरस्कार, एक तरह से हेट, शोक मतलब सैड आदि भावों को बताने वाले जो शब्द होंगे उनको ही हम क्या कहते हैं? विस्मय आदि बोधक शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, हाय उसका बच्चा मर गया, अरे कितना बड़ा सांप, ये वाह क्या खूब कहा आपने। उसी तरह से शाबाश बहुत अच्छे।
तो ये सारे हमारे जो है एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है, एक्सक्लेमेटरीज इनको हम कहते हैं अंग्रेजी में। तो उनको बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, एक तरह से विस्मयादि बोधक कहते हैं। उसके बाद अंतिम, जैसा कि मैंने लिखा नहीं था यहाँ पर आपको बताया, अविकारी शब्द कितने प्रकार के, 5। तो ये 5वां निपात है। तो निपात क्या होता है, किसी शब्द या पद के बाद लगकर, किसी शब्द या पद के बाद लगकर उनके अर्थ पर विशेष बल देने वाले, फोर्स बल देने वाले, विशेष अर्थ बल देने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं, निपात। जैसे यहाँ पर देखेंगे, मैं आऊँगा, मैं आऊँगा ये कहेंगे तो सिंपल होगा, मैं भी आऊँगा मतलब कंपलसरी मैं भी आऊँगा। तो यहाँ पर भी लगने से जो है क्या है, मैं ही आऊँगी, मैं ही आऊँगा, इस तरह का बोध हो रहा है और कोई नहीं आएगा। तो ये राधा ही नाचेगी और दूसरा कोई नहीं नाचेगा, इसका मतलब क्या है, केवल राधा ही नाचेगी और कोई दूसरा नहीं नाचेगी, तो ही की वजह से। उसी तरह से मात्र 10 रुपये, मात्र 10 रुपये, मात्र मतलब केवल 10 रुपये, तो मुझे 10 रुपये के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो इस तरह के शब्दों को भी, ही, मात्र, इन शब्दों को हम क्या कहेंगे, निपात कहते हैं। तो इस तरह से हमने अविकारी शब्दों की भी जानकारी ले ली। अविकारी शब्द 5 प्रकार के हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक और अंत में क्या है, निपात। अभी तक हमने शब्द और पद के अंतर्गत शब्द क्या है इसकी जानकारी ली हमने। तो शब्द और पद के इस व्याकरण अंश में हम लोगों ने शब्द क्या है ये पहला स्टेप देखा। दूसरा स्टेप हमारा था पद क्या है। तो शब्द की जानकारी हो चुकी है हमें, शब्द क्या है, शब्द किसे कहते हैं, शब्द कैसे बनते हैं, ठीक है ना, और शब्दों के अलग अलग प्रकार क्या है, इन सब के बारे में हमने डिटेल में जानकारी ली। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, जो हमारा दूसरा स्टेप है, सेकेंड स्टेप है, और ये है पद। पद क्या है, पद क्या है। अब उदाहरण देखें आप लोग, यहां पर जो उदाहरण दे रहा हूं मैं एक तरह से, लड़का, पानी, पीना, ये तीनों क्या होंगे, ये तीनों जो मैंने लिखे हैं ये तीनों क्या है, क्या यह वाक्य है या और क्या है। तो आपसे मैंने जब ये प्रश्न किया लड़का, पानी, पीना, ये तीनों क्या है, तो आपका उत्तर मिलता है कि ये तीनों शब्द है सर। ये तीनों क्या है, शब्द है। ये तीनों क्या है, एक तरह से शब्द है। इन्हीं तीनों से मैं अब वाक्य बनाने वाला हूं। उन वाक्यों को ध्यान से देखिए, वाक्य बनाने वाला हूं, ध्यान से देखिए। पहला वाक्य है, लड़के ने पानी पिया, ये पहला। दूसरा वाक्य, लड़का पानी पीता है। तीसरा वाक्य, लड़कों ने पानी पिया। तो यहां आप लोग देख सकते हैं कि इन 3 शब्दों की सहायता से, जैसे लड़का, पानी, पीना, इन 3 शब्दों की सहायता से ये मैंने वाक्य बनाए हैं। जैसे पहला वाक्य है, लड़के ने पानी पिया। दूसरे वाक्य में क्या है, लड़का पानी पीता है। और तीसरे वाक्य में क्या लिखा है, लड़कों ने पानी पिया। और एक वाक्य लिखना चाहता हूं मैं यहां पर, लड़की ने पानी पिया। तो देख सकते हैं आप लोग, लड़का यहां पर स्वतंत्र रूप है। लड़का शब्द जो है ये स्वतंत्र है, इसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा।
लेकिन जैसे ही लड़का शब्द, पानी शब्द और पीना शब्द, इन तीनों को मैंने जब वाक्य में लिखना, वाक्य में जो है इनका प्रयोग किया, मतलब इन तीन शब्दों को लेकर मैंने जब वाक्य में प्रयोग किया तो इनके रूप थोड़े से बदले हैं। जैसे लड़का का क्या हो गया, लड़के, इसके साथ ने जुड़ा। उसके बाद पानी तो ऐसे ही है, लेकिन पीना का क्या बन गया है, पिया। मतलब उसका जो क्रिया है, क्रिया के रूप में परिवर्तन हुआ। पीना यहाँ पर मूल क्रिया है पी, उसके बाद ना धातु लगा दे, ना प्रत्यय लगाकर पीना बनाया हमने, लेकिन पीना का वहां पर क्या हो रहा है, पिया। तो देखिए उसी तरह से लड़का पानी पीता, पीता, यहाँ पर पीना का क्या हो गया, पीता है बन गया। उसी तरह से लड़कों ने, तो लड़कों ने पानी पिया, तो यहाँ पर एक लड़का नहीं है, अनेक लड़के हैं जिन्होंने क्या पिया है, पानी। और चौथे वाक्य में लड़का का जब हमने लिंग बदला तो क्या हो गया, यह लड़की ने पानी पिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि शब्द जब तक वाक्य में प्रयुक्त नहीं हो रहे, शब्द जब तक वाक्य में प्रयोग, इन सेंटेंस में यूज नहीं हो रहे, तब तक वे स्वतंत्र हैं, उनके रूप में कोई बदलाव या उनमें कोई चेंजेस नहीं आते। लेकिन जब हम इनका प्रयोग, शब्दों का ही प्रयोग जब वाक्य में करते हैं बच्चों, तब उनके रूप में बदलाव आ रहा है। जैसे आपने देखा कि पहले वाक्य में लड़का का लड़के हो गया, दूसरे वाक्य में जो है पीना का पीता हो गया है, उसी तरह से तीसरे वाक्य में लड़का का लड़को हो गया है, और चौथे वाक्य में लड़का का लड़की हो गया है। तो ये किस लिए हुआ, क्योंकि ये सारे वाक्य जो है किसी न किसी व्याकरणिक नियमों से, ओके ना, ग्रामेटिकल जो है एक तरह से रूल्स, ग्रामर रूल्स से जो है ये एक तरह से बंधे हुए हैं। तो शब्द जब तक वाक्य में नहीं आता तब तक वो स्वतंत्र है, लेकिन जैसे ही वाक्य में आएगा, शब्द जब जैसे ही वाक्य में प्रयोग किया जाएगा, किसी न किसी व्याकरण, किसी न किसी ग्रामर के नियमों से, रूल से उसे बांधा जाता है। जैसे यहाँ पर लड़के ने, ये कारक आने की वजह से लड़का का ने हो गया, ये क्या है, एक तरह से कारक आने की वजह से लड़का का लड़के हो गया। यहाँ पर ये काल है, पीना क्रिया का जो है यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, काल है, काल की वजह से उसमें परिवर्तन आया है। उसी तरह से यहाँ पर वचन का जो है, एक वचन बहुवचन के कारण जो है परिवर्तन आया। उसी तरह से यहाँ पर क्या है, लड़का का लड़की, ये एक तरह से लिंग के कारण चेंजेस आए हैं। समझ में आ रही बात? तो ध्यान देना है आप लोगों को, शब्द जब तक वाक्य में नहीं आते तब तक वह स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होते हैं बच्चों, हाँ। लेकिन जब शब्दों का प्रयोग हम वाक्य में करेंगे तो ये किसी न किसी व्याकरणिक नियमों से बंध जाते हैं, व्याकरणिक नियमों पर आधारित जो है प्रयोग किए जाते हैं। जैसे ये है लिंग वचन कारक काल के अनुसार इनका प्रयोग वाक्य में होता है। तो ध्यान देना है यहाँ पर। तो जो शब्द स्वतंत्र है वे जैसे ही वाक्य में प्रयोग किए जाएंगे, शब्द जैसे ही वाक्य में प्रयोग किए जाएंगे तो वहां पर वे व्याकरणिक नियमों से बंध जाते हैं, व्याकरणिक नियमों से रूल्ड किए जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर एक तरह से लड़के ने, लड़का, उसके बाद लड़कों, लड़की आदि जो भी दिए गए हैं, वाक्य में हम शब्दों का तो प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन अब वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को हम यहाँ पर जो है एक तरह से शब्द न कहकर क्या कहेंगे, पद कहते हैं। ने भी पद है, लड़की भी पद है, पानी भी पद है, पिया भी पद है। तो पद क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये व्याकरणिक नियमों से बंधे हुए हैं, व्याकरणिक ग्रामर रूल से जो है इनको एक तरह से बनाया गया है, सेंटेंस के अंतर्गत उतारा गया है। इसीलिए शब्द जब वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तब उन्हें हम शब्द नहीं कहेंगे, तब उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, पद कहते, फ्रेज कहते, पद कहते हैं, ध्यान रखना। तो वाक्य में प्रयुक्त सार्थक स्वतंत्र शब्द है, ध्यान रखना है, वाक्य में प्रयुक्त सार्थक स्वतंत्र शब्द को ही हम क्या कहते हैं,
पद कहते हैं। और ये किसी न किसी व्याकरणिक नियमों से क्या होते हैं, बंध जाते हैं। तो व्याकरणिक नियमों से बंधे हुए सार्थक शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त किए जाएंगे, सेंटेंस में यूज किए जाएंगे, तो उन्हें हम शब्द न कहकर क्या कहेंगे, पद कहते हैं। क्या कहेंगे, हम पद कहते हैं। तो आप लोग को बताई है कि वर्णों से हम क्या बनाते हैं, वर्ण से हम शब्द बनाते हैं। वर्ण से हम क्या बनाते हैं, शब्द। शब्द से क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं। और वाक्य में ये प्रयुक्त जो शब्द है, वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द है उसे हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम वर्ण से क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं, और शब्द से ही क्या बनता है, वाक्य। तो शब्द जैसे ही वाक्य में प्रयुक्त होता है उसे हम क्या नाम देते हैं बच्चों, पद कहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि पद किसे कह रहे हैं। तो हमारा ये दूसरा स्टेप है। तो दूसरे स्टेप में हम किसके बारे में जानकारी ले रहे हैं, पद की जानकारी ले रहे हैं। तो पद क्या है उसके लिए मैंने उदाहरण दिया है यहाँ पर बच्चों, लड़का पानी पीना, लड़का पानी पीना, ये तीन क्या है हमारे लिए, शब्द है। मैंने बताया आप लोगों से, मैंने प्रश्न किया कि ये तीनों क्या है, हम कहते हैं शब्द है और ये स्वतंत्र है। लेकिन इनका जब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, सेंटेंस में इनको यूज करेंगे, सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे, इन तीनों शब्दों को मिलाकर, तीनों वर्ड्स मिलाकर सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे, तो हमें सेंटेंस कैसे मिलते हैं यहाँ पर, लड़के ने पानी पिया, लड़का पानी पीता है, लड़कों ने पानी पिया, और अंतिम क्या है बच्चों, लड़की ने पानी पिया। तो ये चारों वाक्य अलग अलग जो है हमें एक तरह से मीनिंग दे रहे हैं, एक मीनिंग नहीं दे रहे। तो जब तक यहाँ पर लड़का स्वतंत्र है तो एक ही मीनिंग दे रहा है, पानी भी एक ही मीनिंग दे रहा है, पीना भी एक ही मीनिंग दे रहा है। लेकिन जैसे ही सेंटेंस में आते तो उनके मीनिंग भी थोड़े से बदल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए देखो यहाँ पर लड़के ने पानी पिया, वो भी मीनिंग वही है लेकिन उसके रूप में परिवर्तित आया। लड़का पानी पीता है, मीनिंग वही है लेकिन रूप में परिवर्तन हुआ। लड़कों ने पानी, यहाँ पर जो है एक से बहुवचन हो गए लेकिन अर्थ वही है लेकिन वचन बदला, और अंत में यहाँ पर लिंग बदला है। तो इस तरह से वाक्य में शब्दों का प्रयोग हो जाने से वह शब्द जो है व्याकरण के नियमों से, ग्रामर के रूल से जो एक तरह से बंध जाता है। तो व्याकरण के नियमों से बन जाने के कारण वहाँ पर वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को हम शब्द नहीं कहते, क्या कहते हैं उसके लिए, पद कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों, पद कहते हैं। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, हिंदी में हम पद जिसे कहते हैं उसे संस्कृत में शब्दों को ही पद किया जाता है, क्योंकि वाक्य में अधिक से वाक्य में हम शब्दों का प्रयोग करते हैं लेकिन वो व्याकरण के नियमों से बंद होने के कारण उन्हें हम पद कहते हैं। तो बच्चों इस प्रकार हमें ध्यान रखना है, इस प्रकार शब्द लिंग वचन कारक काल के अनुसार परिवर्तित होकर वाक्य में आते हैं तो उन्हें पद कहेंगे, पद कहेंगे। समझ में आ रही बात, शब्द लिंग वचन कारक काल के अनुसार परिवर्तित होकर वाक्य में आते हैं तो उन्हें हम पद कहेंगे। क्या कहेंगे, पद कहेंगे। तो ध्यान रखना आपको कि यह शब्द के आधार पर जो है बताया जा रहा है, उसी प्रकार से आप लोग को वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद का रूप धारण कर लेता है, पद का रूप धारण करता है। तो ध्यान रखना आपको, वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद का रूप धारण करता है। अब
परिभाषा देखेंगे तो हम क्या बताएंगे परिभाषा? व्याकरणिक नियमों से बंधे हुए वाक्य में प्रयुक्त शब्द, व्याकरणिक नियमों से बंधे हुए वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। ध्यान रखिए, परिभाषा डेफिनेशन क्या बताई हमने पद में? व्याकरणिक नियमों से बंधे हुए वाक्य में प्रयुक्त किए गए शब्द ही क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। ध्यान रखना आपको। उसके बाद जब शब्द विभक्तियों की सहायता से वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तब उन्हें पद कहते हैं। जैसा उदाहरण आप लोगों को मैंने बताया कि पानी, लड़का और पीना, इन तीनों शब्दों के आधार पर वो पद का रूप कैसे धारण करते हैं, ये उदाहरण तो हमने देखा है। तो उसी उदाहरण के आधार पर ही हमने जो है यह एक्सप्लेनेशन बताने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर देखिए आप लोग कि शब्द लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार परिवर्तित होकर वाक्य में आते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। और फिर वाक्य में प्रयुक्त, तो ठीक है बच्चों, हम लोग विकारी शब्दों पर हैं। विकारी शब्द किसे कहते हैं? आप लोग को पता चला कि विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनका रूप बदलता है। किसके अनुसार? लिंग, वचन और कारक, काल के अनुसार इनका रूप बदलता है। इसलिए हम लोगों ने इन्हें क्या नाम दिया है? विकारी शब्द। अब विकारी शब्द भी 4 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के विकारी शब्द 4 प्रकार के हैं। नंबर 1 संज्ञा, जिसे हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। दूसरा है सर्वनाम, इसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन। तीसरा है विशेषण, जिसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। उसी तरह से अंतिम है क्रिया, जिसे क्या कहते हैं? वर्ब। तो इस तरह से विकारी शब्द कितने प्रकार के हैं बच्चों? 4 प्रकार के। मतलब संज्ञा का भी रूप बदलता है, सर्वनाम का भी रूप बदलता है, विशेषण का भी रूप बदलता है और क्रिया का भी रूप लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार बदलता है। इसलिए इन चारों को हम कौन से शब्द कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। तो विकारी शब्द कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं वो? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अंत में क्या है? क्रिया, जिसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और अंत में क्या है? वर्ब। तो संज्ञा तो आप लोगों को पता है, किसी वस्तु, स्थान, भाव, व्यक्ति आदि के नाम ही क्या होते हैं? आदि के नाम ही क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। आदि के नाम ही क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। जैसे हम बताए राम, कुत्ता,
उसी तरह से कलम आदि, ये उदाहरण है। ठीक है बच्चों, किसी वस्तु, स्थान, भाव, व्यक्ति आदि के नाम ही क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। तो यहाँ पर मैंने वस्तु का तो उदाहरण दिया कलम, ठीक है, व्यक्ति का उदाहरण दिया राम, उसी तरह से कुत्ता मतलब यहाँ पर जो एक तरह से प्राणी का नाम है। उसी तरह से भाव का यहाँ पर नहीं दिया मैंने, भाव मतलब जो है अगर हम कह सकते हैं कि मित्रता, मित्रता एक तरह से फ्रेंडशिप, ये एक भाव है या नहीं? तो इस तरह से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, भाव आदि के नामों को ही क्या कहते हैं हम? आदि के नामों को ही हम संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया मैंने राम, कुत्ता, कलम, मित्रता आदि। समझ में आया आप लोग को? अब नाउन के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, प्रोनाउन की ओर बढ़ रहे हैं। तो प्रोनाउन क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द। मतलब हम राम अच्छा लड़का है, राम हर दिन विद्यालय जाता है, राम भोजन करता है, राम सोता है, बार बार राम 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 संज्ञा 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 कहेंगे तो भाषा में अच्छा नहीं लगता, लिखते समय भी जो एक तरह से ऑड लगता है। तो इसीलिए संज्ञा की पुनरावृत्ति, टू स्टॉप द रिपीटेशन ऑफ नाउन, इंस्टेड ऑफ नाउन व्हाट वी यूज? सर्वनाम। ठीक है, तो सर्वनामों का प्रयोग हम क्यों करते हैं? संज्ञा की पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब है रिपीटेशन को रोकने के लिए ही हम किसका प्रयोग करते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द है। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। जैसे उदाहरण में दे रहा हूं यहां पर, आप लोग को भी पता है, मैं, यह, आप, खुद, खुद, तू, तुम, वे आदि। आदि शब्द क्या होंगे? एक तरह से ये सर्वनाम शब्द है। तो आप लोग को पता चला अब विकारी शब्दों में अभी तक हमने संज्ञा के बारे में जानकारी ली कि संज्ञा किसे कहते हैं और उसके उदाहरण भी देखे। उसके बाद जो है हमने देखा सर्वनाम क्या है, सर्वनाम के बारे में भी संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द है ये। टू स्टॉप द रिपीटेशन ऑफ नाउन हम लोग क्या यूज करते हैं? एक तरह से प्रोनाउन का यूज करते हैं, प्रोनाउन को यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने उदाहरण दिया आप लोग के लिए, मैं, यह, आप, खुद, तू, तुम, वे आदि। इन शब्दों को हम क्या कहेंगे? यहाँ पर सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम के बाद हम लोग मुख्य रूप से किसी व्यक्ति या किसी भी प्राणी या संज्ञा या सर्वनाम की, है ना, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता तो डिस्क्राइब करने के लिए, नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनामों की विशेषता बताने वाले शब्द, जैसे राम अच्छा है, राम अच्छा है, हिमालय बड़ा है, पेड़ हरा है, आकाश नीला है आदि। इस तरह से हम विशेषण के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। तो विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनामों की विशेषता बताने वाले शब्द। जैसे मैंने यहाँ पर अच्छा लिखा है, तो अच्छा, राम अच्छा लड़का है, तो कौन अच्छा लड़का है? राम। तो राम एक तरह से क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा की स्पेशलिटी, संज्ञा को डिस्क्राइब किया जा रहा है,
तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को ही हम क्या नाम देते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो उसके उदाहरण मैंने लिखे अच्छा, बड़ा, हाँ, यहाँ पर हरा, हरा, नीला आदि। उसी तरह से अब अंत में हम जा रहे हैं कि हाँ, तो ध्यान रखना है समय का, हाँ, समय के लिए नहीं, यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है किसी कार्य होने का या कोई कार्य होने का, कोई काम के होने का बोध जो कराते हैं, कोई वर्क होने का जो बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे। कोई काम होने का बोध कराने वाले शब्द क्या होते हैं बच्चों, क्रिया। ध्यान रखिए, कोई काम होने का बोध कराने वाले शब्द या किसी काम होने के बोध कराने वाले शब्द को ही हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए यहां पर लिखेंगे जैसे आना, खाना, खाना, लिखना, सोना आदि। ये सारे शब्द किसका बोध करा रहे बेटा, कोई ना कोई जो है काम होने का बोध करा रहे, कोई ना कोई वर्क होने के बारे में हमें जानकारी दे रहे। जैसे आना, खाना, लिखना, सोना आदि ऐसे शब्द जो है हमें कोई काम होने का बोध कराते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार से विकारी शब्द कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के। पहला कौन सा प्रकार है, संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और अंत में कौन सा है, क्रिया। तो अब आप लोग को एक एक करके इनकी जानकारी पता चली है। तो बच्चों अभी तक हमने शब्दों के प्रकार, 2 प्रकार होते हैं इसके बारे में जानकारी ली, विकारी और अविकारी। विकारी के बारे में अभी तक हम लोगों ने जानकारी ली। विकारी के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, अब अविकारी शब्द किसे कहते हैं, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, अ प्लस विकारी। अ का अर्थ होता है बिना और यहां पर परिवर्तन। तो बिना परिवर्तन वाले शब्द मतलब वे शब्द जिनका कोई परिवर्तन नहीं होता या जिनमें कोई बदलाव नहीं आता, ऐसे शब्दों को ही हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। तो यहां पर हम परिभाषा देखेंगे। पहले परिभाषा, वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक या काल के अनुसार, वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक या काल के अनुसार अपना रूप नहीं बदलते, उन्हें क्या कहेंगे हम, अविकारी शब्द। अविकारी शब्द कहते हैं। तो आपको विकारी शब्द की जानकारी दी गई। विकारी शब्दों में हमने क्या जाना था बच्चों, विकारी शब्द वे होते हैं जो लिंग, वचन, कारक या काल के अनुसार अपना क्या बदल लेते हैं, रूप बदल लेते हैं। तो इसीलिए अब यहाँ पर हम जब अविकारी के पास आ रहे हैं तो हमें क्या पता चल रहा है कि अविकारी शब्द वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक या काल के अनुसार अपना रूप नहीं बदलते। ये वर्ड इंपॉर्टेंट यहाँ पर कि इनका रूप नहीं बदलता, किसके अनुसार, लिंग, वचन, कारक के अनुसार। जैसे हमने विकारी शब्दों में उदाहरण आपको बताया था मैंने कि लड़का
वचन बदलने पर लड़के बनता है, लड़का लिंग बदलने पर लड़की बनता है, तो वहाँ पर वो चेंजेस आने के कारण उनको हमने विकारी कहा। लेकिन यहाँ पर ये ऐसे शब्द है, अविकारी शब्द ऐसे शब्द हैं जिनका लिंग वचन का, जिन शब्दों पर लिंग वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब यहाँ पर उदाहरण देखने से आपको जानकारी हो जाएगी। उदाहरण देखते हैं, देखिए अब मैंने यहां पर लिखा आपको हमेशा, यह शब्द लिखा, इसका वचन बदलेंगे क्या? नहीं बदलेंगे। इसका अगर जो है बहुवचन में भी क्या होगा, ये हमेशा ही रहेगा। उसी तरह से हमेशा का हम कोई लिंग बदल सकते हैं क्या? नहीं बदल सकते, ये भी हमेशा ही रहेगा। इसका कोई लिंग नहीं बदलेंगे, हम हमेशी नहीं कहेंगे, हमेशो नहीं कहेंगे। उसी तरह से कारक जोड़ने पर भी यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं आता, ये हमेशा ही रहेगा यह शब्द। तो इस तरह से यहाँ पर जो मैंने हमेशा शब्द लिखा है, ये हमेशा शब्द एक तरह से कैसा माना जाएगा बच्चों? अविकारी शब्द, क्योंकि इस पर लिंग वचन कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव, इफेक्ट नहीं पड़ता और लिंग वचन कारक के अनुसार इनका रूप, इनका जो है चेंजेस, नो चेंजेस, तो इसलिए इन शब्दों को हमने क्या कहा? अविकारी। अविकारी मतलब those who are not changes according to what, जो है सिंगुलर टू प्लूरल बदलते समय, या जो है जेंडर चेंज करते समय, या फिर जो है विभक्तियां जोड़ते समय इनका कोई रूप नहीं बदलता, इसलिए इनको हमने क्या नाम दिया? अविकारी शब्द कहा। जैसा कि हमने देखा विकारी शब्द कितने प्रकार के थे बच्चों? 4 प्रकार के थे। विकारी शब्द कौन कौन से थे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। उसी प्रकार से अविकारी शब्द भी कितने प्रकार के हैं यहाँ पर? तो मुख्य रूप से तो 4 हैं, लेकिन आजकल 5 बताए जा रहे हैं। तो अविकारी शब्द कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के हैं। 5 प्रकार हैं। तो इन्हीं को हम देख रहे हैं यहाँ पर। पहले वाला है क्रिया विशेषण। पहले वाला क्या है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जिसे हम कहते हैं एडवर्ब। दूसरा है संबंध बोधक, इंटरजेक्शन, इंटरजंक्शन, ध्यान रखना है। उसके बाद तीसरा है समुच्चय बोधक, इसे कहते हैं कंजंक्शंस। और अंतिम है विस्मयादि, विस्मयादि बोधक, और ये है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी जो फॉर्म्स होते हैं जिसमें हम लोग अब जानकारी लेंगे। तो ध्यान देने की बात, अविकारी शब्द कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के हैं। सबसे पहले क्रिया विशेषण, दूसरा हमने क्या देखा है? संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, और अंतिम है यहाँ पर विस्मयादि बोधक। और एक मैंने बताया है, इसको हम इनको पहले समाप्त करें और बाद में इसके बारे में हम जानकारी, जो 5वां है उसकी भी जानकारी लेंगे हम। तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जैसे विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की, नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स जो है एडजेक्टिव होते हैं, उसी प्रकार से
वर्ब को डिस्क्राइब करने वाले जो वर्ड्स होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? एडवर्ब कहते हैं, उन्हीं को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, जैसे ध्यान दीजिए यहां पर, हाथी धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे यहां पर। उस तरह के अन्य उदाहरण क्या देखेंगे हम? आज हमेशा, उसी तरह से कम ज़्यादा, यहाँ, उसके बाद उत्तरी दिशा आदि यहाँ पर। तो ये सारे उदाहरण किससे संबंधित है बच्चों? यह क्रिया विशेषण से संबंधित है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द ही क्या होते हैं? क्रिया विशेषण। जैसे यहाँ पर मैंने हाथी धीरे धीरे चलता है, तो यहाँ पर धीरे धीरे शब्द जो है क्या है? एक तरह से क्रिया विशेषण। उसी तरह से मैं आज आऊँगा, तो कब आऊँगा मैं? आज आऊँगा। तो हमेशा बारिश होती है, तो बारिश कैसे होती है? हमेशा होती है। कम बोलो, कैसे बोलो? कम बोलो। ज़्यादा मत खाना, मतलब खाने की क्रिया कैसी हो रही है? ज़्यादा हो रही है यहाँ पर, तो मत खाने की बात हो रही है यहाँ पर। यहाँ बैठो, तो स्थान की ओर जो है यहाँ बैठो। इस तरह से उत्तरी दिशा में हिमालय है, तो दिशा की बात हो रही है यहाँ पर। तो इस प्रकार से क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण कहते हैं। उसके उदाहरण हमने देखे। उसके बाद संबंध बोधक के बारे में आते हैं हम। संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताने वाले शब्द संबंध बोधक होते हैं। उदाहरण के लिए यहां पर मैं दे रहा हूं, ध्यान दीजिए। उदाहरण क्या होगा? राजा महल के अंदर बैठा है, तो यहां पर के अंदर। तो मुझे बताइए, मैंने परिभाषा क्या दी है यहाँ पर? संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ, अनदर वर्ड्स के साथ उसका रिलेशन जो है वहां पर स्थापित करने के लिए बताने वाले शब्द ही कौन से होते हैं? ये संबंध बोधक होते हैं। उदाहरण के लिए राजा महल के अंदर, महल यहाँ पर संज्ञा है और इसके बाद आ गया ये शब्द है, और उसका संबंध किसके साथ है? यहाँ पर क्रिया शब्द से है। तो इसीलिए यहाँ पर के अंदर शब्द क्या होगा? एक तरह से संबंध बोधक होगा बच्चों। उसी तरह से अन्य उदाहरण देखेंगे तो के नीचे, के ऊपर आदि। ठीक है, तो अब आगे बढ़ रहे हैं हम समुच्चय बोधक के पास। तो समुच्चय बोधक किसे कहते हैं, इसके बारे में भी तो ध्यान रखिए। एक वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ, या एक वाक्यांश का दूसरे वाक्यांश के साथ, एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस के साथ, या एक जो है फ्रेजेस का दूसरे फ्रेजेस के साथ, जो फ्रेजेस नहीं क्लाउज के साथ, ठीक है ना, सब क्लाउज के साथ दूसरे सब क्लाउज का जो रिलेशन दिखाने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं?
समुच्चय बोधक कहते हैं। तो ध्यान रखें, एक वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ संबंध जोड़ने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या होंगे? समुच्चय बोधक। जैसे राम आया और सो गया। तो यहां पर और क्या है? एक तरह से संबंध बोधक है, ध्यान रखना है। और क्या है यहाँ पर? संबंध बोधक है। इसी तरह से अन्य उदाहरण भी देख सकते हैं हम, अथवा, किंतु, जैसा हमने देखा है, परंतु, या, इसलिए आदि। ये सारे शब्द क्या है बच्चों? संबंध बोधक है। अभी तक हमने अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक शब्द कौन से हैं इसकी जानकारी ले चुके थे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, विस्मय आदि बोधक शब्द कौन से हैं। तो विस्मय आदि बोधक वे शब्द होते हैं जिनसे विस्मय यानी हमारे लिए जो है डर, ओके। उसी तरह से हर्ष, खुशी, आश्चर्य या तो सरप्राइज, शॉक, घृणा मतलब तिरस्कार, एक तरह से हेट, शोक मतलब सैड आदि भावों को बताने वाले जो शब्द होंगे उनको ही हम क्या कहते हैं? विस्मय आदि बोधक शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, हाय उसका बच्चा मर गया, अरे कितना बड़ा सांप, ये वाह क्या खूब कहा आपने। उसी तरह से शाबाश बहुत अच्छे। तो ये सारे हमारे जो है एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है, एक्सक्लेमेटरीज इनको हम कहते हैं अंग्रेजी में। तो उनको बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? एक तरह से विस्मय आदि बोधक कहते हैं। उसके बाद अंतिम, जैसा कि मैंने लिखा नहीं था यहाँ पर आपको बताया, अविकारी शब्द कितने प्रकार के? 5। तो ये 5वां निपात है। तो निपात क्या होता है? किसी शब्द या पद के बाद लगकर उनके अर्थ पर विशेष बल देने वाले, विशेष अर्थ बल देने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? निपात। जैसे यहाँ पर देखेंगे, मैं आऊँगा ये कहेंगे तो सिंपल होगा, मैं भी आऊँगा मतलब कंपल्सरी मैं भी आऊँगा। तो यहाँ पर भी लगने से जो है क्या है? मैं ही आऊँगा इस तरह का बोध हो रहा है और कोई नहीं आएगा। तो ये राधा ही नाचेगी और दूसरा कोई नहीं नाचेगा, इसका मतलब क्या है? केवल राधा ही नाचेगी और कोई दूसरा नहीं नाचेगी, तो ही की वजह से। उसी तरह से मात्र 10 रुपए, मात्र मतलब केवल 10 रुपए, तो मुझे 10 रुपए के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो इस तरह के शब्दों को भी, ही, मात्र, इन शब्दों को हम क्या कहेंगे? निपात कहते हैं। तो इस तरह से हमने अविकारी शब्दों की भी जानकारी ले ली। अविकारी शब्द 5 प्रकार के हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मय आदि बोधक, समुच्चय बोधक और अंत में क्या है? निपात।